महाराष्ट्र की सियासत में फिर से तिकड़ी दिखाई देगी। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार। कुर्सी थोड़ी सी बदल गई है। अब देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे होंगे उप मुख्यमंत्री। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। छठी बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे भी शपथ ग्रहण के लिए निकल चुके हैं। आजाद मैदान के लिए निकले हैं एकनाथ शिंदे। थोड़ी देर में शाम 5:30 बजे का समय है, लेकिन तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं, जिस तरह मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, उससे आज़ाद मैदान का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। संत समाज के कई लोग पहुंच रहे हैं। लाड़की बहना योजना की लाभार्थी पहुंच रही हैं। सभी लोग पहुंच रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहां पर आयोजन होगा और शपथ में शामिल होंगी लाड़की बहना लाभार्थी, जो कि अजीत पवार के घर पर पहुंची। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, लाड़की बहना योजना एक बहुत ही दिलचस्प दांव रहा भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि ये दांव पहले मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक चला जा चुका है। 1000 लाड़की बहना इसी तरह अजीत पवार के घर पर पहुंची। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। इनको विशेष तैयारी के साथ में पहुंची हैं। परंपरागत पगड़ी पहनकर महाराष्ट्र की बहनाओं को समारोह में आमंत्रित किया गया है। 1000 इनकी तादाद है। अजीत पवार भी आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके घर की ही ये तस्वीरें हैं। छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं अजीत पवार और शपथ ग्रहण समारोह में करीब 42,000 लोग शामिल हो सकते हैं। आज हम बहुत खुश हैं। हम महाराष्ट्र आए हैं। आज पहली बार आए हैं उप मुख्यमंत्री होने के बाद। बहुत अच्छा उनका काम लगता है हमें। हम बहुत लाम से आए हैं। हमें आनंद लेने के लिए यहाँ आए हैं। वो बोलते तो कुछ नहीं पर कर सब कुछ दिखाते हैं, इसलिए उनका जो व्यक्तिमत्व है मुझे वो पसंद है। अजीत दादा सबसे ज्यादा है, बाकी के बाद में आते हैं। अजीत दादा सबसे ज्यादा। ये देखिए, महाराष्ट्र जो है वो इस तरह के राजनीतिक जो नारे होते हैं उनके लिए भी बड़ा जाना जाता है और उसमें एक कॉमिक सेंस भी बड़ा ज़बरदस्त है। बाला साहब ठाकरे तो खुद ही कार्टूनिस्ट थे। एक से एक नारे उन्होंने गढ़े। रवि तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन रवि भाई, आपके पास आऊँ उससे पहले आंचल तिवारी हमारी सहयोगी आज़ाद मैदान में ही मौजूद हैं। उनके साथ में हम देख रहे हैं कि कई लोग भी खड़े हैं, तो ज़रा उन लोगों का समय थोड़ा सा कंज्यूम कर लेते हैं। आंचल, किस तरह से ये लोग उत्साहित हैं, जानना चाहेंगे क्या माहौल है? सभा समारोह होने वाला है, लेकिन उसके पहले जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं और अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो इंसान है वो पूरे हनुमान जी के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जय श्री राम लिखा हुआ है। इनके हाथ में गदा भी है और पूरे हनुमान के रूप में ये यहाँ पर आए हुए हैं। पीएम मोदी की जिस तरीके से यहाँ पर आने की बात कही जा रही थी, पीएम मोदी शामिल होने वाले, गृह मंत्री अमित शाह आने वाले, तो उसके पहले लोग यहाँ पर हैं। आप इस तरीके से हनुमान जी के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? और आज सीएम बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। आज बड़े खुशी की बात है। महाराष्ट्र के मैं तमाम जनताओं को नमन करता हूँ, एनडीए को विश्वास करके, जो मोदी जी पे विश्वास करके, जो अमित शाह पे विश्वास करके, जो माननीय नितिन गडकरी पे विश्वास करके, जो माननीय देवेंद्र फडणवीस पे विश्वास करके, ये तीसरी बार यह मांगलिक बेला में तीसरी बार माननीय देवेंद्र फडणवीस का शपथ समारोह होने जा रहा है। इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है? जो पहले कार्य कर करके पूरे जनताओं के, पूरे महाराष्ट्र के जनताओं को दिखा दिए थे, उसी का परिणाम है जो आज पूरे झोली भर के मिला है। हर एक इतिहास के पन्ना जो था उसे चढ़ बढ़ के यहाँ के जनताओं ने वोट दिए हैं और आज इस मांगलिक बेला में कुछ ही क्षणों के बाद शपथ समारोह होने जा रहा है। आप हनुमान जी के रूप में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी से आप खासकर मिलने आए हैं, इस रूप में आने की वजह क्या है? ये मेरा नाम सरवन साहब, मेरे पिता का नाम श्री भागवत साहब, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी और मैं बिहार बेगूसराय पन्हाट से आया हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री की भारत में जहाँ जहाँ सभा होती है, 151वीं सभा के लिए 151 के लिए मैं यहाँ आया हूँ
और इस मांगलिक बेला में मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री का दर्शन करूंगा और माननीय देवेंद्र फडणवीस का तीसरी बार मांगलिक बेला में जो शपथ समारोह होगा मैं उसका साक्षी बनने के लिए मैं बिहार बेगूसराय पनहत से यहाँ मैं आया हूँ आजाद मैदान के लिए। तो प्रवीण देखिए, ये बिहार से आए हुए हैं और हनुमान के रूप में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर है, उसमें पीएम मोदी की तस्वीर है, बाजू में इनके हनुमान जी का गदा नजर आ रहा है और ऊपर लिखा है नमो का है यही पुकार, भारत विश्व गुरु एवं राम राज्य बनेगा। मतलब राम राज्य ये हम देखते हैं आंचल, इस तरह से कई लोगों की पहचान बनी है। मैं वो एक शख्स आप जानती होंगी, क्रिकेट मैदान में तिरंगे को पेंट करके आते थे, उनका नाम वैसे सुधीर चौधरी है और वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुए, उनको भी काफ़ी लोग जो है जानते हैं, बाकायदा इसी से पहचान बन गई उनकी। और ये जो शख्स थे जिनसे आप बात कर रही हैं, सही कह रहे थे, ये कई रैलियों में आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी की। और आज वो जानते हैं कि एक बड़ा समारोह है, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और ये इतिहास है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रवि भाई, ब्रेक से पहले जो हम बातचीत जहां पर छूटी थी, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब भी एक वो वाली राजनीति की नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए वाली राजनीति उनकी चल रही है। हालांकि वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं। देखिए, वो आए, उन्होंने पार्टी तोड़ने का साहस दिखाया, उसके बाद में मुख्यमंत्री पद लिया और एकदम से उनकी पहचान वो हो गई जो किसी ने नहीं सोचा था। एकनाथ शिंदे को शायद भारतीय राजनीति, महाराष्ट्र की सियासत में खूब जानते होंगे लोग, लेकिन भारतीय राजनीति में इस परिप्रेक्ष्य में उनको कोई नहीं जानता था कि वो इतने बड़े नेता हैं। जितने बड़े नेता वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद बन गए और उप मुख्यमंत्री के बाद भी उनकी वो पकड़ रहेगी। लेकिन उनकी ये जो डिमांड है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, क्या ये खींचतान आगे रहेगी या बीजेपी अब इस जगह पर है कि भाई ठीक है, अगर आप मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो कोई बात नहीं? देखिए प्रवीण भाई, पिछली बार जब एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए और शिवसेना के मालिक बने, उस वक्त की स्थिति अलग थी और माना यह जाता रहा महाराष्ट्र की राजनीति में कि ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो देवेंद्र फडणवीस की लिखी हुई थी। यानी पार्टी के ज्यादातर विधायकों को पहले पक्ष में देवेंद्र फडणवीस ने अपने साथ लिया था और बाद में वो हैंडओवर किया गया एकनाथ शिंदे को, जो पूरी कहानी बाद में सामने आई। और एक अच्छी बात रही वो ये कि एकनाथ शिंदे बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, उन्होंने सौदेबाजी अच्छी की। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं बल्कि पार्टी के आला कमान के लोगों के साथ जब वो बैठे तो उन्होंने मुख्यमंत्री का दांव खेला। और शायद उस वक्त में बीजेपी के लिए वो स्थिति थी कि महाराष्ट्र में पार्टी बनी रहे सत्ता में, इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया था। इस बार वैसी स्थिति नहीं थी। इस बार भी एकनाथ शिंदे कुछ वही खेल खेलना चाह रहे थे। माना यह जा रहा था कि बीजेपी में एक ऐसा धड़ा था जो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था एकनाथ शिंदे को, जो नहीं चाहता था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस बैठे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस बार जब आए हैं तो पूरी ताकत के साथ आए हैं, आरएसएस के समर्थन के साथ आए हैं। और माना यह जा रहा है कि एक बड़ा धड़ा बीजेपी के पुराने नेताओं का जो इस बार उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो पीछे हटने के लिए नहीं आए थे। इसीलिए जो भी ये पूरा ड्रामा चला करीब एक हफ्ते से ज्यादा, उसमें एकनाथ शिंदे सुर्खियों में भले रहे लेकिन उनकी डील बहुत अच्छी नहीं हुई। पहले वो लड़े रहे कि वो मुख्यमंत्री का पद उन्हें चाहिए, जब ये मना कर दिया गया तो फिर उन्होंने कहा गृह मंत्रालय उनको चाहिए। ये कहा गया कि नहीं, मुख्यमंत्री और सत्ता में रहने वाली पार्टी ही गृह मंत्री का पद लेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई। अभी जो खबरें आ रही हैं बाहर कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनको शायद दी जाए, जिसके लिए वो सहमत हैं। और सत्ता में बने रहना भी एकनाथ शिंदे के लिए मजबूरी है। अगर वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो शायद उनकी पार्टी और उनके विधायकों के लिए मुश्किलें आएंगी, या क्योंकि अभी जो बंटवारा होगा मंत्रालय का, उनमें उनके कुछ लोगों को और पद मिलने वाले हैं। तो ऐसे में इस बार मजबूरी बीजेपी की नहीं थी और वो शायद सौदेबाजी में उतनी दबी नहीं है। और ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, वो तो होता ही है। देखिए आंचल हमारे जो सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे। जी आंचल, क्या कहां पर मौजूद हैं आप, क्या स्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल प्रवीण, इस समय हम आजाद मैदान के बाहर ही मौजूद हैं और जो वीवीआईपी के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, योगी जी पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंचे। आप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए, क्या कहेंगे? आज का बड़ा दिन है, महाराष्ट्र के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। माननीय एकनाथ जी, माननीय देवेंद्र जी और माननीय अजित दादा किसानों की अपेक्षा पूरी
क्या जिस तरीके से एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, कितनी बड़ी बात है, और उसके साथ में एक बार अजित पवार और एकनाथ शिंदे साथ में है। साथ के बच्चों में चुनाव लड़ा गया, हम 60 की संख्या में चुन गए हैं। निश्चित रूप से हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और बिल्कुल आज देवेंद्र जी कह रहे हैं कि हम साथ में उनके विधायक। तो देखिए प्रवीण जी, यहाँ पर जो नेता जा रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे इलाकों में जिस तरीके से पुलिस की तैनाती है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लोग मौजूद है। आप कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, आज बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, उनके साथ में अजित पवार है, एकनाथ शिंदे है, और कई जो योजनाएं लाए हैं उसका फायदा बीजेपी को मिली है इस बार। जी आंचल, हाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों में बड़ा उत्साह। अभी मैं तस्वीरें देख रहा था, सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पहुंचे हैं, भारत रत्न है, मुंबई महाराष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय भी वो रहते हैं, तो वो भी पहुंचे हैं। तो तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंचेंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रवि तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई में बहुत समय से भी हैं वो। तो रवि भाई, ये भी मुझे बताएं कि ये वाला देखिए शपथ ग्रहण समारोह हम कई देखते हैं, लेकिन ये बड़ा खास सा है, एक तरह से बीजेपी का एक शक्ति प्रदर्शन भी है। बीजेपी बता रही है देखिए हम कहां पहुंच गए हैं, और ये बहुत ज्यादा भव्य हो गया। थोड़ा मुझे ये बताएं कि ये शपथ ग्रहण समारोह मुझे अन्य शपथ ग्रहण समारोहों से बहुत अलग दिखाई पड़ रहा है। प्रवीण भाई, पहली चीज तो यह है कि ये एक मेगा इवेंट करके बीजेपी ये बताना चाह रही है कि देखिए हम आए हैं पूरी ताकत के साथ। इसीलिए चाहे वो बॉलीवुड की बात करें, सेलिब्रिटी की बात करें, आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में बसों के जरिए आए हुए हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री, यानी ये देवेंद्र फडणवीस की जो एक पूरी प्लानिंग रही है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को, इस ताजपोशी को इस लेवल पे किया जाए कि पूरे देश में सुर्खियों में रहे। ये दूसरी चीज एक कही जाती रही है कि इस चुनाव के बाद से देवेंद्र फडणवीस का जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कद बन के उभरा है। इसके पहले भी एक खबर चलती रही कि अगर आने वाले दिनों में बीजेपी महाराष्ट्र में नहीं आती है तो भी शायद देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। आरएसएस के वो चहेते हैं, प्रदेश में जिस तरह से परफॉर्म किया है और संगठन में काम किया है उसका भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। इस बार जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, ये माना जा रहा है कि अब उनका कद एक राष्ट्रीय और बड़े नेता की तरीके से है। महाराष्ट्र में तो एक बड़ा तबका है जो देवेंद्र फडणवीस को आने वाले दिनों में एक भावी प्राइम मिनिस्टर की नजर से देखती है। तो इस मुख्यमंत्री पद और इस ताजपोशी को आप यहां से ना देखें, बल्कि एक बड़े नेता के उदय के तरीके से देखिए कि एक राइज हो रहा है। शायद हो सकता है कि चीजें और बदली हुई नजर आए आने वाले दिनों में। जी अजय अतुल जो संगीतकार हैं महाराष्ट्र के जाने माने, उनका कार्यक्रम भी चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी मैं सीधे दर्शकों को लगातार दिखा रहा हूं। ये लाड़की बहनाओं की तस्वीर भी है जो अजीत पवार के घर पर थोड़ी देर पहले मौजूद थी। आंचल इस वक्त जहां पर मौजूद है उनके पीछे आप गाड़ियों का रेला देख सकते हैं। तमाम नेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहां पर पहुंच रहे हैं। आंचल के पास सीधे चलते हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, आपको यहाँ पे सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि वीवीआईपीज़ के आने के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो चुके हैं और सभी लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस समय यहाँ पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एकनाथ शिंदे कूट से प्रताप सरनाईक की जो कि बड़े नेता है। सबसे पहला सवाल आप मीडिया की वजह से जो है सर 4 बार ये बड़ी बात होती विधायक बनना कुछ नहीं, और राज्य में 1,44,000 वोट मुझे मिले हैं और 1,08,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से मैं जीत के भी आया हूँ। वो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे राज्य में अभी मंत्री बन रहे हैं कि नहीं है, मंत्री बन रहे हैं कि नहीं, आंचल पूछिए। के तौर पे चुन के दिया है और जी बिल्कुल सुनिए। और इसके साथ ही एकनाथ बना हुआ है तो शामिल होने वाले हैं क्या शपथ में? नहीं वो तो डिप्टी सीएम। आंचल ये मंत्री बनेंगे कि नहीं, ये मंत्री बनेंगे कि नहीं?
आप मंत्री बनेंगे कि नहीं, ये बड़ी बात है। आप मंत्री बनेंगे कि नहीं? लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस है कि मंत्री किसे बनाया जाएगा? देखिए, अभी जो बनने वाला है वो तो मंत्री बनेंगे, मगर अभी मुख्यमंत्री के और हमारे अजीत दादा पवार जी हमारे शपथ। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफा जीत हुई है आप लोगों की, महायुति आगे तो बढ़ रही है। बात है ना, हम किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, हम हमारे महिलाओं के लिए किया, हमारे लाडली बहनों के लिए किया। तो अजीत पवार भी अपने घर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकल चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस पहुंच ही चुके हैं। अमृता फडणवीस की तस्वीरें आप देख ही रहे थे, वो सभी मेहमानों का स्वागत करती दिखाई दे रही थी। एकनाथ शिंदे भी निकल चुके थे और कुछ देर में अब अजीत पवार भी पहुंचेंगे और यहां पर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते आपको अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दिखाई देंगे। फडणवीस 3.0 का आगाज हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप मुंबई के आजाद मैदान से देख रहे हैं। अजय अतुल मराठी के जाने माने संगीतकार हैं, दोनों का म्यूजिकल प्रोग्राम यहां पर इस बीच चल रहा है। राजनीति में ये बड़ा दिन है। एक तो ऐतिहासिक जीत है और क्योंकि माया नगरी मुंबई है तो ऐसा सितारों का जमघट भी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं, बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले इस नाम से भी विख्यात शाहरुख खान यहां पर मौजूद हैं, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, रवीना टंडन, तमाम लोगों को आप देख रहे हैं जो यहां पर पहुंच चुके हैं। अमृता फडणवीस को आप लगातार देख रहे हैं, आज मेजबान की भूमिका में है, मेहमानों का स्वागत करते हुए। रवि भाई, इस पर भी थोड़ा, इन तस्वीरों पर भी बताएं। ये तो खैर ये मुंबई में ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता कि इतना सितारों का जमघट लग जाए। बिल्कुल प्रवीण भाई, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये एक अनोखा संगम इसलिए है कि एक तरफ राजनीति, फिल्मी सितारे, बॉलीवुड के लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तीनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक इवेंट में आए। मुझे लगता है कि और खासकर तब जब पूरे देश की शक्ति अगर कहें तो यही एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। चाहे वो राजनीति की बात करें, बीजेपी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, पूरा कैबिनेट है अगर वैसे कहें तो बीजेपी का यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट यहाँ पे है। इसके साथ ही फिल्मी सितारों में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है, वो आने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े आने वाले हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं, मैं जानता हूं कि आप इसको कवर करते रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम ऐसा अंबानी भी यहां पर पहुंच गए हैं, अनंत को देख रहे हैं हम, और मुकेश अंबानी यहां पर पहुंच चुके हैं, तो अंबानी परिवार भी यहां पर पहुंच चुका। आपने जैसा कहा, इंडस्ट्रियलिस्ट नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ स्टार रहे इस वक्त के, और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। तो तमाम दिग्गज एक मंच पर जुटे हुए हैं। सचमुच में ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है, बहुत ही भव्य, और ये देवेंद्र फडणवीस की खासियत है। देखिए, उन्होंने इसको, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं यहाँ पर, निर्मला सीतारमण, विजय रूपाणी, ये ऑब्जर्वर भी थे यहाँ पर,
तो इनका रहना तो खैर तय ही माना जा रहा था। लेकिन ये मंच बड़े बड़े दिग्गजों से सजा हुआ मंच है। पीयूष गोयल खुद मुंबई से हैं, तो उनका रहना भी यहाँ पर लाजमी है। रवि भाई, आपसे मैं जानना ये चाह रहा था कि बॉलीवुड जो है उसको एक बड़ी इंडस्ट्री माना जाता था मुंबई के लिहाज से, और है भी, इसमें कोई दो राय। सलमान खान भी यहाँ पहुंच गए हैं क्योंकि फिल्मी सितारे बहुत दिख रहे हैं आज। लगभग मुझे लगता है सभी बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचेंगे। बॉलीवुड में एक हम देखते थे राजनीति से बहुत डिपेंडेंट रही है बॉलीवुड। हाल के दिनों में क्या स्थिति देखते हैं और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बॉलीवुड की स्थिति बदलेगी और फिल्मी सितारे चाहे जितने बड़े हों, और नरेंद्र मोदी भी इस वक्त पहुंच चुके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे और आज का मुख्य चेहरा तो वही है। जी रवि भाई, बॉलीवुड पर बताएं थोड़ा सा। बस एक बड़ी चीज होगी इस बार महाराष्ट्र की इस राजनीति के साथ प्रवीण भाई, कि अगर आपने गौर किया होगा तो कई बॉलीवुड के सितारे जो कई बार बीजेपी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत निशाने पे रहते थे, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है अमृता फडणवीस के रिश्ते। वो बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों से उनके बड़े निजी संबंध हैं उनके, जिस तरह से वो एक पूरे सर्कल में बहुत पॉपुलर रही हैं। वो अच्छी सिंगर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं सोशल मीडिया पे। तो एक वजह ये भी है। दूसरी ये कि देवेंद्र फडणवीस ने कभी भी किसी बॉलीवुड सितारों पे कभी अटैक नहीं किया। तो अगर देखें तो कुछ ऐसे सितारे जो पता चला कि शाहरुख खान तृणमूल कांग्रेस के बड़े करीब माने जाते रहे हैं, कांग्रेस के बड़े करीब माने जाते रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सलमान खान पे कई बार अटैक होता रहा, लेकिन वो यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी लग रहा है कि बड़े बड़े सितारों को कुर्सियां ढूंढनी पड़ रही है यहाँ पे बैठने की जगह। बिल्कुल, ये कहें कि जो अलॉटमेंट है, जो अरेंजमेंट है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा किया गया था। एक बड़ी एजेंसी को काम दिया गया है इस पूरे इवेंट को लेके। लेकिन इस बार इतने ज्यादा लोग आए हैं और ये उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं थी। जैसे उनकी सीटों पे उनका रिजल्ट आया है, आमतौर पर पार्टी अपने आप को 90-95 के आसपास में माप रही थी और 132 के आसपास का आंकड़ा गया। कुछ इसी तरह से इस इवेंट में भी प्रवीण भाई आपको मिलेगा कि कुर्सियां आप कम पड़ जी। तो संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, तमाम दिग्गज हस्तियां यहां पर मौजूद हैं और खेल जगत से सचिन तेंदुलकर तो हैं, कई और चेहरे भी होंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा चेहरा जो रहेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो मुंबई पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से वो आज़ाद मैदान की तरफ बढ़ेंगे। उससे उनके आगमन से पहले मंच सज चुका है। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, सभी मंच पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इस सब के बीच में चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, यानी व्यवसाय जगत की बड़ी हस्तियां हों, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सितारों का जमघट है यहाँ पर। आप देखेंगे भीड़ में बड़े बड़े सितारे और कई बड़े बड़े चेहरे आपको बैठे दिखाई देंगे। शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले मुंबई एयरपोर्ट उनका विमान पहुंचा और कुछ देर में वो आज़ाद मैदान भी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले मंच सज चुका है। यहां पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कई अन्य मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री इस मंच पर मौजूद हैं। साथ ही साथ फिल्म जगत की, खेल जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद हैं। माया नगरी मुंबई है, फिल्मी कलाकारों के लिए भी ये जानी जाती है। शाहरुख खान यहाँ पर मौजूद हैं, सलमान खान यहाँ पर मौजूद हैं, संजय दत्त यहाँ पर पहुँचे हैं, रणबीर सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, रणबीर कपूर यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके अलावा कई और दिग्गज हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि तिवारी भी मौजूद हैं। मुंबई में उनका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि बॉलीवुड को लेकर आपने देखा था शिवसेना की एक अलग राजनीति थी, जब बड़े भाई की भूमिका में थी।
रवि भाई, ये भी एक डिफरेंट समय शुरू हो रहा है। बड़े भाई की भूमिका में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही आना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो फुल फ्लेज्ड है। और यहां पर वो बड़े भाई वाला मसला भी नहीं, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे के साथ में डील करना है, उद्धव ठाकरे के साथ में डील नहीं करना है। और उस दौर में बॉलीवुड जो है वो एक अलग इंडस्ट्री थी और उसका भी बंटवारा हुआ करता था। अभी आप कैसे देखते हैं इसको, और इसकी कमान या ये बॉलीवुड स्टार्स के लिए राजनीति के करीब रहना, इससे दूर रहना भी उनको महंगा पड़ता है और पास जाना भी महंगा पड़ता है। कैसे मैनेज करते हैं वो लोग? प्रवीण भाई, बाला साहब ठाकरे के वक्त में बॉलीवुड का वर्चस्व जो है वो जाहिर सी बात थी कि शिवसेना के पास था। तब मातोश्री जो है डील किया करती थी, मातोश्री ही जो है वो डिक्टेट किया करती थी, और बॉलीवुड के लोगों को उस वक्त में वो सब चीजें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, और जाहिर सी बात है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जिनके हाथ में होती है, बॉलीवुड उनके करीब में होता है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपको लॉ और रेगुलेशंस के साथ जाना पड़ रहा है। इसीलिए बॉलीवुड की अगर पकड़ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी पकड़ अभी के टाइम पे बीजेपी के पास है। अगर उसके बियॉन्ड कोई जा रहा है तो उनके लिए मुश्किलें होती हैं। दूसरी, अगर फडणवीस और उनकी श्रीमती जी अमृता फडणवीस की बात करें तो वो वैसे भी बॉलीवुड से बड़े करीब हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वैसे भी इंडस्ट्री और बॉलीवुड दोनों से करीब माने जाते रहे, इसीलिए महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट भी माना जाता रहा, इसीलिए नंबर्स को लेके नहीं बल्कि इंडस्ट्री फंड से और बॉलीवुड। जी, ये बड़ा गहन विषय में थोड़ा और समझूंगा। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अपनी मां का उन्होंने आशीर्वाद लिया। नतीजों के बाद भी आपको याद होगा फोन पर वो बात करते हुए दिखाई दिए थे। अपनी मां को बहुत मानते हैं और उन्होंने उस समय उनका आशीर्वाद लेते हुए ये कहा भी था कि एक बार फिर आपका आशीर्वाद काम आया और एक बड़ी जीत हुई है। और आज जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तीसरी बार निकले हैं, तब भी वो अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकले हैं। देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं एक चीज और कह रहा था, मैं चाहूंगा आप भी उस पर टिप्पणी करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो दूसरी पंक्ति है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ केंद्र की राजनीति में जिस तरह महाराष्ट्र में उनकी डिमांड रही, झारखंड में उनकी डिमांड रही, ऐसा लगता बड़ा चेहरा बनकर उभरे। और दूसरा चेहरा मुझे दिखाई देते हैं देवेंद्र फडणवीस। हम देखते हैं शिवराज सिंह चौहान या अन्य लोग ये साथ में चलते, ये प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष माने जाते हैं, या उनकी राजनीति साथ की है, आसपास की राजनीति रही है सभी की, नितिन गडकरी हो। लेकिन जो नई पंक्ति है, युवा पंक्ति है, उसमें योगी आदित्यनाथ और अब देवेंद्र फडणवीस ये बहुत दिग्गज चेहरों के तौर पर आए, ये बीजेपी का भविष्य दिखाई देते हैं। बिल्कुल प्रवीण भाई, सबसे बड़ी चीज तो आप खासकर देवेंद्र फडणवीस को लेके अगर देखें तो देवेंद्र फडणवीस जब लाइमलाइट में नहीं थे तब भी प्रदेश की जो बीजेपी की इकाई थी उसमें इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट तो हमेशा माने जाते रहे। वो रिसर्च के आदमी माने जाते रहे। जब यहाँ पे गोपीनाथ मुंडे और खासकर नितिन गडकरी बड़े एक्टिव रहे, उस वक्त में भी देवेंद्र फडणवीस की अहमियत पार्टी के प्रदेश इकाई में अच्छी खासी रही, क्योंकि वो एक एक सीट का डेटा उनके पास होता था और किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाए वो कहीं ना कहीं पूरी टीम के साथ प्रदेश के बड़े नेताओं को सजेशन देते रहते थे। तो अभी अगर जो परफॉर्मेंस है, ये चुनाव तो पूरी तरह से उन्हीं के गाइड में हुआ है। जिस तरीके से कई बार तो ये भी माना जाता रहा कि जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनके पास कई जगहों पे अच्छे उम्मीदवार नहीं थे, तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उनके सिंबल्स पे उतारे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो पूरी जिंदगी बीजेपी के साथ रहे लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वो अपने सहयोगियों के सिंबल पे लड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता रहा कि जो परफॉर्मेंस आया है, जिस तरह से एक मराठा मिथ जो है महाराष्ट्र से टूटा है। आमतौर पर महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की कोई राजनीति नहीं थी। इस बार जो पूरा विरोध था देवेंद्र फडणवीस का उनको लेके जब बनाया गया शिंदे को, वो कि एक मराठा चेहरा चाहिए, नहीं तो प्रदेश में मुश्किलें आएंगी, जो बीजेपी के लिए एक मुश्किल आ रही थी, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। तो वो एक मराठा नेता का जो एक मिथ टूटा है प्रदेश की राजनीति में, वो देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया है। आमतौर पर बीजेपी की रणनीति भी रही है कि जो भी डोमिनेटिंग जाति रही है वो उनके मुख्यमंत्रियों पे कभी भरोसा नहीं करते रहे, चाहे वो गुजरात की बात करें, विजय रूपानी की बात करें, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो वहां के ठाकुर नेताओं में से नहीं रहे। मुश्किल है, उनके पास टाइम है, संघ के बहुत करीब है, तो इन सब चीजों को अगर
रवि तिवारी जी का भी लगातार फोन जो है वो कोई ना कोई उनको अभी याद कर रहा है, इसलिए बीच बीच में ऑडियो जो है गायब हो जा रहा है। लेकिन मेरा मन थोड़ा दार्शनिक भी हो रहा है रवि भाई। तो अब क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, तो हमारी चर्चा पता नहीं कितनी चल पाए, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, दर्शन शास्त्र ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आप देखिए राजनीतिक जगत की दिग्गज हस्तियां, सबसे बड़े चेहरे जो देश की सियासत के सबसे बड़े चेहरे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि व्यवसाय जगत की सबसे बड़ी हस्तियां, और तीसरी तरफ बॉलीवुड की। यानी प्रसिद्धि के लिहाज से हम ये 2-3 क्षेत्रों को देखते हैं जहां युवा बढ़ना चाहते हैं या इन लोगों को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहां भी पता नहीं ये बात करना पर, लेकिन चलिए एक दिलचस्प समय है और ये ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ऐसा बहुत कम मौकों पर होता है। इसमें स्थितियां भी दिखाई दे रही कि राजनीति राजनीति होती है, बॉलीवुड बॉलीवुड होता है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री होती है, और हम मीडिया पत्रकार भाई भी कहीं ना कहीं खड़े होंगे, चौथा वो भी देख लो। तो ये इन सबका समागम आप आज कैसे देखते हैं और इनकी स्थितियों को कैसे आंकते हैं? मैं देख रहा था शाहरुख खान भीड़ में बैठे हैं, सचिन तेंदुलकर से सटकर बैठे हैं, और कोई किसी एक को पकड़कर कोई बात करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ऐसे समय पर एक साथी होना बड़ा ज़रूरी होता है कि कुछ गपशप होती रहे, बातचीत होती रहे। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प नज़ारा है जो इस वक्त देखने को मिल रहा है मुंबई के आज़ाद मैदान में। देखिए प्रवीण भाई, ये एक कोलाज है, एक कोलाज किसी भी देश के लिए, खासकर मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा, किसी भी देश के लिए ये कोलाज जब बनता है ना, तो वो उस देश की दशा दिशा और लोगों का मूड बदलता है। आप राजनीति, हालांकि कहीं ना कहीं बाकी 2 सेक्शंस की बात करें तो वो थोड़े से दूसरे नंबर के पायदान पे होते हैं, लेकिन जैसे बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान, सलमान खान के एक इशारे हुए या फिर उनकी किसी फिल्म से पूरे देश के जमा दिलों पे वो राज करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लोगों के लिए नई दिशा बनाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन सबसे बड़ी होते हैं। अगर आप आज यहाँ की कुर्सियों को देखें तो डायस पे कोई बॉलीवुड नहीं बैठा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बैठा है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बीजेपी के अहम राज्यों में बैठे हुए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के लोग हैं, यानी देश के लिए पूरी दशा दिशा बनाने वाले ये लोग हैं। बाकी दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले लोग हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोलाज है, एक ताकत बताई जा रही है और इसके साथ ही इन्फ्लुएंस भी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो दिखाना चाहती थी, और इस तरह के इवेंट खासकर जब बात हो ताजपोशी की, जब बात हो शपथ ग्रहण समारोह की, इस तरह के इवेंट्स में ये बताया जाता है कि देखिए किस तरीके से आईबॉल्स हमारे साथ है, यानी कहीं ना कहीं नजरें सबकी जो है वहां पे जाके रुकी हुई है। ये कोलाज तो यही बता रहा है प्रवीण भाई। जी हाँ, और मंच पर भी हम देखते हैं इस तरह से आकलन किया जाता है। हालांकि अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक उनके पीछे बैठे हुए हैं। तो एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो काफ़ी बड़ा है, वो चाहे उनके सूबे के लिहाज से हो या जिस तरह से राजनीतिक रूप से उनकी डिमांड रही, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है इन चुनाव प्रचार के दौरान, और हिंदुत्व की जो छवि रही उसका जो असर है, ये मुझे ज़रूर बताइए कि महाराष्ट्र की सियासत तो हम जानते हैं कि हिंदुत्व वहाँ पर चलता है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा संविधान वाला नैरेटिव ज़्यादा काम कर गया था, जैसा बीजेपी कहती है, हमेशा एक्सक्यूज़ देती है इस बारे में कि उस समय पर ये रहा, झूठा नैरेटिव चल गया इनका। लेकिन इस बार हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश की राजनीति में आपको लगता है आज भी ये हिंदुत्व वाला कार्ड सबसे जोरदार कार्ड है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसका असर जस का तस बरकरार है 92 के बाद से लेकर आज तक? देखिए सबसे बड़ी चीज इसको ऐसे देखेंगे प्रवीण भाई कि ये एक ना स्ट्रेटेजी के साथ किया गया है। अगर आप इस पूरे 45 डे के चुनाव यानी 45 दिनों के आचार संहिता में काम करने के तरीके को देखेंगे तो आचार संहिता के ठीक पहले 1100 से ज्यादा जो है कैबिनेट डिसीजन लेती है, एक एक कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट करने की बात की जा रही है। इसके ठीक बाद वो डेवलपमेंट की लाडली बहना के पूरे ड्राइव को वो लगातार खींचते चले गए, और चुनाव से ठीक 7 दिन से 10 दिन के बीच में हिंदुत्व का मुद्दा शुरू हुआ, और उस मुद्दे को वो आखिरी 48 घंटे तक जिस तरीके से बीजेपी ने इस ड्राइव को किया है वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से ये काम कर गया। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि बांग्लादेश का जो पूरा जो हैपनिंग थी वो भी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बहुत सपोर्ट
कर रही थी और बीजेपी बहुत सतर्क थी, खासकर इस पूरे चुनाव को लेके। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी टीम इस बात को लेके बहुत सतर्क थी कि किस तरीके से एक एक स्ट्रेटेजी को एक एक टाइम के साथ ओपन किया जाए, यानी कोई पहले नहीं और कोई बाद में नहीं। खासकर सबसे बड़ा डर था वो मराठा आंदोलन को लेके था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग की गई, जिस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया गया जमीनी लेवल पे, वो काबिले तारीफ था। जिस तरीके से आरएसएस के लोग डोर टू डोर, कम से कम एक घर में वो 5 बार उनके लोग जाके लोगों को इलेक्शन बूथ तक लेके आए, ये बीजेपी की अचीवमेंट की सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। आज आजाद मैदान मुंबई में सितारों का जमघट लगा है। तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद है, देश की बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, राजनीति के तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं, फिल्मों के तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं, व्यवसाय जगत के, खेल जगत के तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। और आज जो सबसे खास मेहमान हैं वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। निश्चित तौर पर आज का दिन है देवेंद्र फडणवीस का। फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से आज़ाद मैदान के लिए निकल चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। कुछ देर में मुंबई के आज़ाद मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। छठी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अजीत पवार, और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे आपको एकनाथ शिंदे भी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज़ाद मैदान बस पहुंच ही गए कुछ देर में। इससे पहले मंच पर तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं, जिनमें गृहमंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ बहुत ही ख़ास रूप से उनका मेंशन करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने जमकर धुआंधार चुनाव प्रचार किया। और प्रधानमंत्री मोदी इस समय एयरपोर्ट से मुंबई के आज़ाद मैदान पहुँचते हुए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी। निवेदिता जी, संघ को बड़ा क्रेडिट दिया गया है, संघ बहुत साइलेंटली काम करता है। मैं मंच पर देख रहा था कि आज तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद है। हालांकि संघ आमतौर पर रहता भी नहीं है इस तरह के कार्यक्रमों में, वो राजनीति से दूर रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन इस समारोह में जब सभी थे तो वहां से भी कोई होना चाहिए था, ऐसा लग रहा था। जी, इस अवसर पर थोड़ी सी चुप्पी साधे हुए कहना चाहूंगी कि संघ ने अपना काम किया है। जैसे कि पहले मेरे भाई ने यहाँ बताया कि संघ ने बहुत अच्छे से महाराष्ट्र में हर घर जाके बहुत अच्छा सा उनके माध्यम से प्रचार किया। उसको कहा जाता है कि प्रबोधन मंच उन्होंने स्थापित किया था। तो वो प्रबोधन मंच के माध्यम से हर एक मतदार तक पहुंचे थे, केवल घर तक नहीं कह सकते, लेकिन हर एक मतदार तक प्रबोधन मंच, जो कि संघ की दूसरी एक संगठन कह सकते, तो इस माध्यम से वो जुड़े थे। और प्रबोधन मंच के माध्यम से अलग अलग स्तर उन्होंने बनाए थे, जैसे कि उद्योजकों का एक ग्रुप हो और एक कुछ बौद्धिक जीवियों का हो, तो अलग अलग चौक सभा कहे या अलग अलग जगह पे शाम के वक्त और सुबह के वक्त वो एक चौक सभा लेते थे या माध्यम से बातचीत करके उनको समझ लेते थे। और एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है जी, मंच पर तीनों चेहरे पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इनका बड़ा इंतजार किया जा रहा था। सभी नेताओं से मुलाकात करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, और आज के हीरो हैं तीनों ही, खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान, रामदास आठवले, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, आप देख रहे हैं सभी बड़े मंत्री इस समय मंच पर मौजूद हैं। अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये तीनों मंच पर सभी मेहमानों से मुलाकात करते हुए। इन तीनों के सामंजस्य को आप कैसे देखती हैं निवेदिता जी, तीनों साथ में, क्योंकि कर चुके हैं काम और इनके आपसी केमिस्ट्री भी ठीक है, लेकिन फिर भी अपेक्षाएं तो होती हैं, तो ये सामंजस्य कैसे देखती हैं? जी, अपेक्षा तो है ही है, हर एक को अपना एक योगदान जो दिया है, तो कंट्रीब्यूशन जो दिया है सीट जिताने में, तो वो चाहत भी रखेंगे कि नहीं मुझे ये चाहिए या हमें ये चाहिए। और कल ही स्टेटमेंट आया था अजित पवार जी का
कि पहले एकनाथ शिंदे जी के सारे जो भी दल है, जो भी उनको मिनिस्ट्री जानी है, वो सॉर्ट आउट हो जाए, फिर बाद में हम मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मनीषा अजीत पवार जी भी रखते। नो डाउट कि अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी अच्छे दोस्त हैं, और शायद वो पहले ही अगर आते, जो उन्होंने सुबह का वो शपथ विधि किया था वो अगर सक्सेस हो जाता तो आज का चित्र कुछ और अलग होता। लेकिन ये होना था जो आज का दिन हो रहा है, तो तीनों की केमिस्ट्री अच्छी जुड़ेगी जुड़ेगी। एकनाथ शिंदे जी भी आगे उनको सभी उनके विधायकों का जो एक प्रेशर अच्छा सा प्रभाव है, अच्छे से कहाँ है, तो वो भी थोड़े सकारात्मक और हो जाएंगे, और तीनों की केमिस्ट्री अच्छे बनते हुए 5 वर्ष अच्छे से करके महाराष्ट्र फिर एक बार विकास में अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय आजाद मैदान पहुंच चुके हैं। मंच की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, फडणवीस, शिंदे और पवार तीनों मौजूद हैं मंच पर, और इस सब के बीच में जो आज खास आकर्षण है प्रधानमंत्री मोदी, तो वो भी पहुंच चुके हैं। उनकी पूरी टीम तो यहाँ मौजूद है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 5:30 बजे का जो समय निर्धारित है, उस पर थोड़ी देर में अब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। इसकी सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे। मोहिंदर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो फटाफट आपका रिएक्शन इन तस्वीरों पर चाहूंगा। जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मोहिंदर जी। अब आप देखिए, हिंदुस्तानी कोई शपथ ले रहा है, हम तो इसको पाकिस्तानी थोड़ी बोलेंगे। जब कांग्रेस या कोई इंडिया गठबंधन का लेता है तो बीजेपी वालों का रिएक्शन यही होता है कि कोई पाकिस्तानी, कोई बाबर की औलाद, कोई अकबर की औलाद, न जाने क्या क्या विभूषण वो देते हैं। हमें तो खुशी है, इलेक्शन लड़े, अपनी जोरी से लड़े, पूरा जोर लगाया, जो जनता का निर्णय आया वो स्वीकार है। आज एक फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर का एक शपथ ग्रहण समारोह है, हमें खुशी है, वो अपना काम करें, और इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। हम आगे प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति का एक नया चरम भी ये देखने को मिल रहा है, और ये दांव चला है जमकर मोहिंदर जी, और आप इस पर चाहे जो राय रखते हो, लेकिन इसका असर मतदाताओं में बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है, यानी उन्हें पसंद आ रहा है। ये आपकी गलतफहमी है सर। अगर ऐसा होता, आई रिपीट, अगर ऐसा होता तो यूपी में राहुल गांधी राम मंदिर के बनने के उद्घाटन होने के बाद इलेक्शन लड़े थे 2024 का, 5 लाख वोटों से जीते, ज्यादा रिकॉर्ड, इतना रिकॉर्ड यूपी में पूरे में नहीं है। प्रधानमंत्री जो हिंदूवादी उसके अग्रणी नेता बने हुए थे, भगवान राम का रूप धारण किया हुआ था वाराणसी में, जिन्होंने पता नहीं क्या। हालांकि देखिए, जो आप कह रहे हैं ना मोहिंदर जी, उसके पीछे भी वही बात है जो मैं कह रहा हूं, वो भी पोलराइजेशन ही है, और वहां पर समाजवादी पार्टी का साथ आपके लिए जो परजीवी अभी प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए लगातार कहना शुरू किया, उसकी बड़ी वजह भी यही है। नहीं देखिए जनाब, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। एक प्रधानमंत्री के नाते किसी को असभ्य संबोधन से बुलाना ये पहली बार हो रहा है। आज तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जब तक थे, किसी प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी नेता को ऐसे परजीवी, महारानी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्टाचारी, चोर, बाबर की औलाद, पाकिस्तानी, ये नहीं बोला। ये पहली बार हो रहा है। मैं आपकी सब बात मान गया, मैं आपकी सारी नैतिक बातें मान गया। जनता पर तो कोई असर नहीं हो रहा है इसका, जनता तो ये पसंद कर रही है। मैं वही आपकी बात को कहना चाहता था। पोलराइजेशन अगर हुआ भी था तो राहुल गांधी हार जाते। राहुल गांधी अपने रायबरेली के क्षेत्र से यूपी में 5 लाख वोटों जीते, जबकि हिंदुइज्म और मुस्लिम को इन्होंने खूब चलाया।